अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एक एटम हम बना लेते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस असल में न्यूक्लियस जो है उसको हम जेडी कहेंगे। सही है। और ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा और चार्ज भी होगा। इसी तरह से न्यूक्लियस का कोई ना कोई मास भी होगा और चार्ज भी होगा। तो ओवरऑल चार्ज जो है ना न्यूक्लियस का उसको हम जेडी कहेंगे। वजह ये है कि ये जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है, बोहर्स के थ्रू हम ये जो डेरिवेशन करेंगे ये उसी एटम पर अप्लाई होगा जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन हर एटम में जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसा एटम नहीं होगा, डिफरेंट एटम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, उसके हर एलिमेंट के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो जेड है ये एटॉमिक नंबर है और ई जो है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और Z है एटॉमिक नंबर। सही, मैं इस तरह से लिख देती हूँ नंबर। तो एटॉमिक नंबर ये वेरी करता है, हर का अलग होता है, हर एटम हर एलिमेंट का अलग होगा। ठीक है, और चार्ज जो है वो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो ये वैसे भी मल्टीप्लाई फॉर्म में ही है, प्रोडक्ट फॉर्म में Z इंटू ई है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। सही है, तो ये हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम यही होगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, और न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस। ठीक है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो हमें असल में न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट में है, मतलब मूव हो रहा है। जब भी कोई बॉडी मूव होती है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिसको v कह दिया। ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाएगी। सही है, और इसके अलावा अगर ये सर्किल में मूव कर रहा है तो उसका ओमेगा भी होगा। बट इन दोनों वेलोसिटी को हम मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा इसमें और दो चीज़ें, दो तरह के फोर्स भी लग रहे होंगे। एक फोर्स वो जो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा और एक वो फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा। ये दो तरह के फोर्स होते हैं। तो जो एक फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा होगा उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा और वो फोर्स इसके बराबर होता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ अब ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं, यानी कि ये फोर्स जितना होगा उतना ये फोर्स भी होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल कर देते हैं तब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर सकती है और करती है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, mv
स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई फोर्स होता नहीं है, असल में इसकी वजूहात कोई और ही होती हैं। हर चीज़ में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका रीज़न कुछ और होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर धागे को अगर घुमाया जाए, ठीक है, तो उसमें अगर सर्कल बनता है तो उसके लिए जो रीज़न होता है वो होता है धागे के अंदर जो टेंशन होता है ना, उसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा होता है और वही फोर्स होता है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे ही अगर मैं कार की बात करूँ, कार अगर गोल गोल अगर घूम रहा होता है तो उसके अंदर जो वो फोर्स जो उसको गोल घूमने में मदद देती है वो होता है रोड में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से वो राउंड राउंड हो पाता है। अगर फ्रिक्शन अगर ना हो तो फिर वो जो कार है वो कहीं टकरा जाएगी या सीधी सीधी मूव हो जाएगी। तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये है। ये जो प्रोटॉन है या ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये अट्रैक्ट ना करे, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आ जाए। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि जो इन दोनों का जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर जो एटम के अंदर होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe कहेंगे। ये बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार्जेस की बात हो रही है, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चार्ज है उसमें से एक चार्ज हमारा ये न्यूक्लियर चार्ज है और दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इस Q1 के जगह पे हम लिख सकते हैं Ze और इस Q के जगह पे, Q2 के जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं Ze स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो तरह के फोर्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन पे मौजूद हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को सर्कल में मूव होने में मदद दे रहा है और ये दोनों फोर्स बैलेंस में है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं। तो इस चीज़ से हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन को। ठीक है, अच्छा, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये रेडियस इस एक रेडियस से अगर कैंसिल हो जाए तो बस एक ही रेडियस यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर इन दोनों को का ये दो बार है तो हमने स्क्वायर ले लिया और ये RmV स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। हमें निकालना है रेडियस जो कि अननोन है, और यहाँ पे एक और चीज़ अननोन है, वो है वेलोसिटी, जो हम निकाल ही नहीं सकते। जिस चीज़ को हम निकाल नहीं सकते तो हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए अब हम क्या करें, तो आपको याद होगा जब हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, उसके कुछ पॉइंट्स पोस्टुलेट्स पढ़े थे, तो उसमें जो V है उसमें एक फार्मूला था, उसमें V मौजूद है। कौन सा फार्मूला है? अकॉर्डिंग टू बोहर के अकॉर्डिंग MVR बराबर है NH/2π के। ये चीज़ हमने, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो अब इसमें से हम V निकाल लेंगे, NH/2π, और यहाँ पे MR जो यहाँ पे मौजूद था इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये V की जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग इन
इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको पुट करके आगे हम फॉलो करते हैं। हम इसको पुट करके अब लिख देते हैं कि z² अपॉन r इक्वल टू m। v की वैल्यू हमने पुट जब कर दिया तो हमें ये हासिल हो गया। v के जगह पे हम ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसको हम v के जगह पर पुट कर रहे हैं। देखें, v के जगह पे बस ये पुट किया और v के ऊपर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर इसके ऊपर होल आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये सब डबल है। स्क्वायर का मतलब ये कि ये सब डबल है, तो इस एक m को इस एक m से अगर हम कट कर दें, सही है, तो यहाँ पर क्या बच गया, n² h², क्योंकि सब स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई, और एक स्क्वायर था तो एक m इससे कैंसिल हो गया तो एक m बचा, और यहाँ पे r²। ठीक है, तो ये बच गया। अब इस r को इस r के स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। 2r है तो एक r तो यहाँ पे रहेगा। अब इस r क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस r को हम यहाँ ले आते हैं और इस पूरी चीज़ को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये डिवाइड में यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरी चीज़ यहाँ पे इस r की जगह पे 4π² वैसी है, m भी वैसी है, और kz² ये चीज़ हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख लेती हूँ। n² h² वैसी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज में कर लेती हूँ। ठीक है, ये है r इक्वल टू दिस। तो ये हमने ड्राइव कर लिया फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका देख लें ताकि आसानी से याद हो जाए। मैं यहाँ पे उर्दू में भी लिख देती हूँ। नहीं है मज़े की 4 पाई। नहीं है मज़े की 4 पाई। इस निमोनिक के ज़रिए हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, नहीं है मज़े की 4 पाई। तो इस तरह से इस रेडियस के फॉर्मूले को आसानी से हम याद कर सकते हैं और आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन का रेडियस निकालते हैं इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं। हाइड्रोजन का जो n होता है, नंबर ऑफ़ शेल होते हैं उसके अंदर, वो कितने होते हैं 1। n मतलब नंबर ऑफ़ शेल। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डेटा हमने बना लिया है। तो n जो है वो नंबर ऑफ़ शेल है, हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है। मास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। हाइड्रोजन के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अच्छा, h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड। के कूलम्स कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9 n m² c²। c इज कूलम। पाई की वैल्यू होती 3.142। अब इन वैल्यूज़ को पुट करना है जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है रेडियस का, उसमें। जब हम रेडियस के लिए रेडियस को निकालने के लिए हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो डेटा हमने लास्ट टाइम देखा है उसको हमने पुट किया इसमें, और पुट करने के बाद फिर हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो रेडियस ये निकल आएगा। ठीक है, रेडियस 5.29 एक्सपोनेंट -11 मीटर।
ठीक है, तो रेडियस हम असल में एमस्ट्रॉन्ग में हम देखते हैं, उसकी यूनिट एमस्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको एमस्ट्रॉन्ग में चेंज करने के लिए यहाँ पे देख लें, 10 एक्सपोनेंट -10 बराबर होता है 1 एमस्ट्रॉन्ग के। ठीक है, तो अब इस एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको -11 को -10 में चेंज करेंगे। तो ये -11 है, ये माइनस में वैल्यू, जब माइनस में वैल्यू होती है और माइनस में हमें कम करना होगा तो हम इसको इस साइड पे मूव करेंगे, पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे। तो जब हम 1 टाइम मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पे तो ये हो जाएगा -10 मीटर। सही है, तो और -10 किसके बराबर होता है, एमस्ट्रॉन्ग के। ये हो गया एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस यूनिट को ड्राइव किया। सही है, तो ये रेडियस निकल आया है एक ऐसे एटम का जिसके पास एक शेल मौजूद था। ठीक है, उसका रेडियस निकल आया है। फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आपको पता है ये जो रेडियस हमने निकाला है वो उस ऑर्बिट का निकाला है जो कि सिर्फ ऐसे एटम का निकाला है जिसके पास सिर्फ एक ऑर्बिट था। तो यहाँ पे हमने n की जगह पे 1 लिखा था। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है 0.529। ठीक है, अगर उसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास रेडियस निकला है वो इन वैल्यूज़ का निकला है। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 ही था ना, तो इस वजह से। तो अगर हम चाहते हैं कि जो सेकंड ऑर्बिट है उसका रेडियस निकालना, तो हम क्या चेंजेस करेंगे, सिंपल है, हम इस 1 की जगह पे हम इसको 2 कर देंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो इस n के जगह पे हम 3 कर देंगे। अगर हम चाह रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट का निकालना तो इसके जगह पे हम 4 कर देंगे, और ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, ये जो हमने निकाला है। जब भी हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर तो यही आएगा। तो हम ये सिंपल ना कर दें कि ये जो n है इसको हम कह देते हैं कि ये जो है इसको हम फिक्स कर देते हैं। n चेंज हो सकता है 1 2 3, और ये जो वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये तो सेम यही आएगा 0.529। तो हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम निकालते हैं, यानी किसी भी ऑर्बिट का रेडियस हम निकालना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो हम बस इस n में उसको हम लिखेंगे। रेडियस 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, बाकी ये जो वैल्यू उसकी कैलकुलेशन यही आएगी। इसको हमने इसको फिक्स कर दिया और ये फार्मूला हमने बना दिया। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अब इसमें जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है ऑर्बिट के बारे में कि ये ऑर्बिट क्या है, सेकंड है। तो ऑर्बिट को हम n कहते हैं, वो कितना है 2। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, रेडियस मालूम करना है, और रेडियस जो है सेकंड ऑर्बिट का मालूम करना है, तो यहाँ पे r2 लिख देंगे। सही, तो हम इसको अब सॉल्यूशन, ठीक है, Rn फॉर्मूला पहले लिख देते हैं जो हमने अभी बनाया था, वो फॉर्मूला ये था। ठीक है, अब इसमें हम n के जगह पे जिस ऑर्बिट का भी हम निकालना चाह रहे हैं उसको लिखेंगे। R2 है, n कितना है ये देखें, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है ना, तो n कितना है 2 है, और ये स्क्वायर वैसे ही आएगा 0.529 वैसे ही आएगा। और जब हम R2 निकालते हैं तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी 2.116 या 6 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पॉइंट के बाद चेंज हो जाए तो मसला नहीं है। तो ये आपका R2 निकल आया।
ठीक है। इस तरह से अगर मैं चाहूँ थर्ड ऑर्बिट का तो यहाँ पे N3 होगा, फोर्थ ऑर्बिट का तो N4 होगा। तो इस तरह से आप चेंज करके सेम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।